हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज, तो उसमें हमने देखा था कितनी हमारी नेशनल पार्टीज है और व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज की हमें नीड क्यों है, ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। आज की हमारी क्लास में पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इससे पहले हम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, जो मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमारे राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, वो प्रमुख रूप से 6 हमारे जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, उसमें फर्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका शॉर्ट रूप है INC। फर्स्ट जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पॉपुलरली नॉन एज द कांग्रेस पार्टी, जिसको हम कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जानते हैं। फाउंडेड इन 1885, तो इस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी। 1885 में इसका फाउंडेशन हुआ था। सपोर्ट्स, अब ये किनको सपोर्ट करती है ये पार्टी, इसका मुख्य एजेंडा क्या है, या ये किसमें विश्वास करती है? सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो नई आर्थिक नीतियां हैं उसका ये सपोर्ट करती है। तो इसमें ये आपको बातें ध्यान रखनी है। 1885 में ये फाउंडेड हुई थी। दूसरी जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, वो है भारतीय जनता पार्टी, BJP, फाउंडेड इन 1980। इस पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। ये क्या चाहती है? वांट्स टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया। ये स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया का बिल्ड करना चाहती है। ये एक मजबूत और आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहती है। किससे करना चाहती है? बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज। जो हमारे प्राचीन भारत के जो प्राचीन संस्कृति है और जो मूल्य हैं, उनसे ये इंस्पिरेशन होकर एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया का निर्माण करना चाहती है। ये इसका मोटो है। कल्चरल नेशनलिज्म, कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। इसका जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है वो हिंदुत्व है या कल्चरल नेशनलिज्म है। जो हिंदुत्व वाली ये हिंदुत्व को मानने वाली, हिंदुत्व की विचारधारा को मानने वाली ये पार्टी है। तो नेक्स्ट जो हमारी पार्टी है वो है BSP, बहुजन समाज पार्टी। तीसरी जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो हमारी है BSP। तो BSP की स्थापना कब हुई थी? फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। काशीराम के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन 1984 में हुआ था। ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड क्लास में कि जो BSP है उसका फाउंडेशन किसने किया था और कब किया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फॉर्म्ड इन 1984 में इसका गठन हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। काशीराम जो अब नहीं है, इनकी डेथ हो चुकी है। काशीराम की लीडरशिप में इस BSP का गठन किया गया था 1984 में। अब ये किससे प्रेरणा लेती है? ड्राज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज एंड टीचिंग
ऑफ साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहब अम्बेडकर। ये जो महान नेता है, इनसे ये प्रेरित होकर प्रेरणा लेती है। किनसे प्रेरणा लेती है? ड्राज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज एंड टीचिंग्स। जो आइडियाज है, जो टीचिंग है साहू महाराज की, महात्मा फुले की, पेरियार, रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहब अम्बेडकर, इनके आइडियाज और टीचिंग से ये प्रेरित होकर इनसे प्रेरणा लेती है। चौथी जो पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, जिसको हम सीपीआई भी बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये मार्क्सवादी है, यानी मार्क्स के जो सिद्धांत थे उनको मानने वाली पार्टी है, इसीलिए इसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट कहा गया है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, फाउंडेड इन 1964। 1964 में किस पार्टी को फाउंडेड किया गया था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये किस में विश्वास रखती है? बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद में विश्वास करने वाली ये पार्टी है। इसके अलावा लेनिनिज्म, लेनिनवाद, सपोर्ट, किसको सपोर्ट करती है? सोशलिज्म, समाजवाद की पक्षधर है। सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता एंड डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, इसका सपोर्ट करने वाली ये पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और किसका विरोध करती है ये पार्टी? ये पार्टी ऑपोजेस, विरोध करती है इंपेरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। जो अलगाववादी ताकतें हैं, जो संप्रदायवादी ताकतें हैं, उनका ये अपोज करती है। नेक्स्ट जो पार्टी है हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये पार्टी 1925 में बनी थी, फॉर्म्ड इन 1925। ये पार्टी किसमें विश्वास करती है? बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, तो मार्क्सवाद में ये जो है विश्वास करती है। लेनिनिज्म, लेनिनवाद में, इन दोनों में ये पार्टी जो है बिलीव करती है। मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म। हमारी जो लास्ट पार्टी है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, वो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये पार्टी कब बनी थी? फॉर्म्ड इन 1999, फॉर्म्ड इन 1999 में इस पार्टी का फॉर्म हुआ था, फॉलोइंग ए स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में जो स्प्लिट हुआ था, कांग्रेस पार्टी में जो विभाजन हुआ था, उस विभाजन के फलस्वरूप नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनी थी। एस्पोसेस, ये किसके ऊपर जोर देती है? डेमोक्रेसी, गांधीयन, सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। तो ये जिन एलिमेंट्स के ऊपर जोर देती है, जिनको ये मानती है, वो है एक तो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में विश्वास करती है। गांधीयन सेक्युलरिज्म, गांधीवादी धर्मनिरपेक्षता के ऊपर ये विश्वास करती है। इक्विटी, समता, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय एंड फेडरलिज्म, संघवाद में ये विश्वास करने वाली पार्टी है। तो इस प्रकार जो है इनके बारे में हम डिटेल से और भी देखते हैं, चलते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। हमारे जो टॉपिक्स है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, इस टॉपिक के ऊपर हम डिटेल से जानेंगे, डिस्कस करते हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, राष्ट्रीय राजनीतिक दल।
तो कितने हमारे यहाँ पर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो हम देखते हैं। डेमोक्रेसीज दैट फॉलो a federal system all over the world tend to have two kinds of political parties. विश्व के फेडरल सिस्टम्स वाले डेमोक्रेसीज में दो तरह के राजनीतिक दल है। Parties that are present in only one of the federal units and parties that are present in several or all units of the federation. तो हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्र में दो तरह के राजनीतिक दल कौन कौन से हैं? तो एक तो ये है पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स, संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल, और पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। और दूसरा है अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। ऐसे दल है जो सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखते हैं, और ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टीज है जो किसमें अस्तित्व रखते हैं, बहुत सारी संघ की जो इकाइयां हैं सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल, जो सभी यूनिट्स में जो है अस्तित्व रखते हैं। दिस इज द केस इन इंडिया एज वेल। भारत में भी इसी प्रकार की स्थिति है। दीज आर सम कंट्री वाइड पार्टीज। कई पार्टियां जो है पूरे देश में फैली हुई है, विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज, जिनको हम नेशनल पार्टीज कहते हैं। दीज आर सम कंट्री वाइड parties which are called national parties. These parties have their units in various states. तो इस प्रकार की जो पार्टियां हैं देश में फैली हुई है उनको हम राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, और इन पार्टीज की विभिन्न राज्यों में यूनिट्स भी है। इसके अलावा इसकी यूनिट्स जो है वेरियस स्टेट्स में भी है, बट बाय एंड लार्ज all these units follow the same policies, programs and strategy that is decided at the national level. लेकिन अगर हम देखें तो ये सारी यूनिट्स राष्ट्रीय स्तर पर तय होनी, राष्ट्रीय स्तर पर जो पॉलिसीज, प्रोग्राम, स्ट्रेटेजी जो तय होती है उसको ही मानती है। बट बाय एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो, ये जो सारी यूनिट्स होती है स्टेट्स में वो किसको फॉलो करती है? द सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटेजी दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल के ऊपर जो स्ट्रेटेजी, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज जो डिसाइडेड होते हैं उन्हीं को ये यूनिट्स फॉलो करती है। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। देश की हर पार्टी को इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। हर पार्टी इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग में अपना पंजीकरण करवाती है। While the commission treats all parties equally, और आयोग सभी पार्टीज को जो है इक्वल मानता है, इक्वल ट्रीट करता है। इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टीज। लेकिन ये बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है। जो लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टी है उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज इसके द्वारा दी जाती है। हालांकि इलेक्शन कमीशंस के द्वारा इक्वल ट्रीट किया जाता है ऑल पार्टीज के साथ में, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं, जो स्थापित पार्टियां हैं, उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज इसके द्वारा दी जाती है। दीज पार्टीज आर गिवन ए यूनिक सिंबल। इन्हें चुनाव चिन्ह दिया जाता है। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ दैट पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन सिंबल। इन्हें अलग से चुनाव चिन्ह दिया जाता है जिसका प्रयोग पार्टी का जो कैंडिडेट होता है, ऑफिशियल कैंडिडेट्स, उसी के द्वारा इसका यूज किया जाता है।
इसका प्रयोग पार्टी का जो अधिकृत उम्मीदवार है, जो ऑफिशियल कैंडिडेट्स है, वो ही इसको यूज कर सकता है इलेक्शन सिंबल को। पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस। तो इस प्रिविलेज और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को हम मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। इस प्रकार के जो प्रिविलेज राइट्स इसको मिले हुए होते हैं और सम अदर स्पेशल जो फैसिलिटीज मिली हुई होती है, इस कारण इनको हम क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज पार्टीज कहते हैं। इनको हम मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। That is why these parties are called recognized political parties। इसी कारण इनको recognized political parties कहा जाता है, क्योंकि इनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज प्राप्त होती है, कुछ और भी अधिकार इनको दिए जाते हैं, इसलिए इनको रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहा जाता है, मान्यता प्राप्त दल कहा जाता है इनको। The election commission has laid down detailed certain of the proportion of votes and seats that a party must get in order to be a recognized party। चुनाव आयोग ने नियम बनाए हैं, क्राइटेरिया बनाया है कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल बन सकता है। इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया है, क्राइटेरिया बनाया है प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स का, कितने वोट्स मिलने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनने के लिए और कितनी सीटें जो है वो मिलनी चाहिए चुनाव में। अगर चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित सीट्स वो पार्टीज प्राप्त कर लेती है तो वो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज बन जाती है। इसके अलावा प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स, जो परसेंटेज निर्धारित कर रखे हैं कि इलेक्शन में अगर पॉलिटिकल पार्टीज को एक निर्धारित परसेंटेज में वोट उनको मिलते हैं तो वो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज बन जाती है। तो ये रिकॉग्नाइज जो है पार्टी कहलाएगी अगर उसको वोट मिलते हैं और उनको निर्धारित सीट्स मिलती है। तो अब कितनी सीट मिलनी चाहिए, कितने वोट मिलने चाहिए ताकि वो रिकॉग्नाइज पार्टी बन सके, तो हम देखते हैं। A party that secure at least 6% of the total vote in an election to the legislative assembly of a state and wins at least 2 seats is recognized as a state party। तो स्टेट पार्टी बनने के लिए पार्टी को कितने वोट चाहिए, कितनी सीट्स चाहिए। A party that secures at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly of a state। स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके जो इलेक्शंस होते हैं उसमें अगर कोई पार्टी 6% टोटल वोट का वो प्राप्त करती है तो वो स्टेट पार्टी कहलाएगी, स्टेट पार्टी के रूप में वो रिकॉग्नाइज हो जाएगी। इसी प्रकार विंस एट लिस्ट 2 सीट्स, अगर वो विधानसभा के चुनाव में जो टोटल वोट पड़ते हैं उसका वो उसमें से वो 2 सीट प्राप्त कर लेती है। विधानसभा के चुनावों में उसके कैंडिडेट्स जो होते हैं, अगर 2 कैंडिडेट्स उसके जीत जाते हैं तो वो रिकॉग्नाइज पार्टी के रूप में मानी जाएगी, स्टेट पार्टी के रूप में। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन इलेक्शंस और दूसरा है विंस एट लिस्ट 2 सीट्स। या तो 6% उसको टोटल वोट का मिलना चाहिए या फिर उसको 2 सीट उसको प्राप्त होनी चाहिए, तो वो स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज हो सकती है। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल
जो मत है उसका 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों के ऊपर जीत दर्ज करती है तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। A party that secure at least 6% of the total votes in Lok Sabha elections or assembly elections in 4 states and wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized a national party। ये तो था स्टेट पार्टी के लिए। अभी जो हमने पढ़ा था वो स्टेट पार्टी के लिए था। अगर नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज करना है किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो क्या होना चाहिए? अगर नेशनल पार्टी के रूप में अगर रिकॉग्नाइज होना चाहिए होना होना है तो ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस। लोकसभा के इलेक्शंस में उसको 6% वोट मिलने चाहिए और कम से कम 4 सीटों के ऊपर अगर वो जीत दर्ज करता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। नेशनल पार्टी के रूप में वो रिकॉग्नाइज हो जाता है अगर लोकसभा के चुनाव में उसको 6% वोट मिलते हैं और या फिर उसको 4 सीट्स मिलती है लोकसभा के चुनाव में तो वो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाता है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। एक तो स्टेट पार्टी के रूप में उसको 6% वोट चाहिए विधानसभा के चुनाव में और 2 सीटों के ऊपर जीत होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज होना है तो उसको लोकसभा के चुनाव में 6% वोट मिलने चाहिए और कम से कम 4 सीटों के ऊपर उसको जीत मिलनी चाहिए। According to this classification, there were 6 national recognized parties in the country in 2006। इस वर्गीकरण के हिसाब से, इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से 2006 में हमारे देश में 6 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। 6 national recognized parties in the country in 2006। 2006 में हमारे यहाँ देश में जो 6 नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज थी क्योंकि उन्होंने उस समय जो चुनाव हुए थे उस समय उन्होंने लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त की थी और 6% वोट उन्होंने प्राप्त किए थे, इसलिए वो नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज हुई। लेट अस लर्न समथिंग अबाउट ईच ऑफ दीज पार्टीज। तो आइए इनमें से प्रत्येक पार्टी के बारे में हम महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका शॉर्ट नेम है INC। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं ये पार्टी कब बनी थी। पॉपुलरली नॉन एज द कांग्रेस पार्टी, इसे यूजुअली कांग्रेस पार्टी भी कहा जाता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी पार्टीज है। फाउंडेड इन 1885, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। ये फाउंडेड हुई थी 1885 में एंड हैज एक्सपीरियंस्ड मैनी स्प्लिट्स, और इस दल में कई बार स्प्लिट्स हुए थे, विभाजन हुए थे। कांग्रेस में कई बार विभाजन हुए। प्लेड ए डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड्स आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद में, इंडिपेंडेंस के बाद में राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अनेक डिकेड्स तक इसने इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। इस पार्टी ने डोमिनेंट रोल प्ले किया है किसमें? इंडियन पॉलिटिक्स में एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल के ऊपर फॉर सेवरल डिकेड्स, कई दशकों तक आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद में इस कांग्रेस पार्टी ने डोमिनेंट रोल प्ले किया है इंडियन पॉलिटिक्स में नेशनल और स्टेट लेवल के ऊपर। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू के लीडरशिप में द पार्टी शॉट to build a modern secular democratic republic in India।
नेहरू की लीडरशिप में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया था। भारत को किस रूप में बनाने का प्रयास किया? मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। तो इस पार्टी ने जे.एल. नेहरू के लीडरशिप में भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया था। रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 एंड देन फ्रॉम 1980 टू 1989। तो 1977 तक लगातार ये पार्टी देश के ऊपर शासन करती रही और उसके बाद में 1980 टू 1989, 1980 से लेकर 1989, 9 साल तक इसने लगातार देश के ऊपर शासन किया आफ्टर 1989। और इसके बाद 1989 के बाद इट्स सपोर्ट डिक्लाइंड। तो सपोर्ट में कमी आई, जन समर्थन में 1989 के बाद में कमी आई, बट इट continues to be present throughout the country, cutting across social divisions। इसके जन समर्थन में 1989 में कमी आई, लेकिन अभी भी ये पूरे देश और समाज के जितने भी सेक्शंस है उसमें अपना आधार बनाए हुए हैं। सेंट्रिस्ट पार्टी, नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट इन इट्स आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशंस। अपने वैचारिक रुझान में मध्यमार्गी पार्टी है ये, न तो ये वामपंथी है और न ही दक्षिणपंथी है। राइट एंड लेफ्ट कहते हैं ना अपन, हैंड गो राइट एंड लेफ्ट, तो ये न तो दक्षिणपंथी है और न ही वामपंथी पार्टी है। इस दल ने क्या किया है? इन इट्स आइडियोलॉजिकल orientation, the party espouses secularism and welfare of weaker sections and minorities। तो इस दल ने एक तो सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, और इसके अलावा पुअर जो सेक्शंस है, कमजोर वर्ग, माइनॉरिटी है, इनके जो सेक्शंस है इनके हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। इसने जो अपना एजेंडा रखा है वो किनके वेलफेयर के लिए? वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस। एक तो जो वीकर सेक्शंस है, जो माइनॉरिटीज है, उनके वेलफेयर के लिए, या फिर सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, इस प्रकार का एजेंडा इस पार्टी ने जो है अपना बनाया है। सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद अ ह्यूमन फेस। इसके अलावा ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का भी सपोर्टर है। ये जो दल है वो नई आर्थिक नीतियों का भी समर्थक है। emerged as the largest party with 145 members in the Lok Sabha elections held in 2004। और इसके अलावा 2004 में लोकसभा चुनावों में 145 सीटें जीतकर ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, सबसे बड़े दल के रूप में इमर्ज हुई थी। Currently leads the ruling United Progressive Alliance coalition government at the center। और अभी केंद्र में शासन करने वाली जो यूपीए है, यूपीए का नेतृत्व जो है यही दल कर रहा है। तो ये 2004 की बात है, अभी की बात नहीं है। अभी तो बीजेपी गवर्नमेंट जो है शासन कर रही है। तो ये पुरानी बुक होने से इसमें ये लिखा हुआ है कि अभी जो है ये दल क्या कर रहा है? ये दल यूपीए के नेतृत्व में काम कर रहा है
तो ये तो पुरानी बात है। दूसरी जो पार्टी है नेशनल पार्टी, वो है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी भी नेशनल पार्टी के रूप में इसका फाउंडेशन हुआ था इन 1980 में। फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द अर्स्टवाइल भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके, रिवाइव करके ये पार्टी 1980 में बनी थी। किसको रिवाइव करके बनी थी? भारतीय जनसंघ को। भारतीय जनसंघ का रिवाइव होकर ये भारतीय जनता पार्टी बनी थी। इसका फाउंडेशन हुआ था 1980 में, याद रखना है आपको, आ सकता है क्वेश्चन। ये पार्टी 1980 में फाउंडेड हुई थी। वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज। तो ये इसका क्या एजेंडा है, इसका क्या लक्ष्य है? भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का इसका लक्ष्य है। इसका लक्ष्य क्या है? बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया। एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बनाना है। किससे बनाना है? बाय ड्राइविंग इंस्पिरेशन लेकर फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज। इंडिया की जो एंशिएंट कल्चर है, एंशिएंट वैल्यू है, उनसे इंस्पिरेशन लेकर जो इंडिया को बनाना है, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया, ये इसका लक्ष्य है। इसका लक्ष्य है प्राचीन संस्कृति मूल्यों से इंस्पायरेशन होकर एक मजबूत और आधुनिक भारत का निर्माण करना है। कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व is an important element in its conception of Indian nationhood and politics। भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व कह सकते हैं हम, एक प्रमुख तत्व है। इसकी जो अवधारणा है, इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म, ये प्रमुख तत्व है। इसका जो प्रमुख तत्व है बीजेपी का, कल्चरल नेशनलिज्म, जिसको हम हिंदुत्व भी कहते हैं, इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट एंड इट्स कॉन्सेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स। भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी जो कॉन्सेप्शन है, अवधारणा है, उसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक प्रमुख एलिमेंट है। हिंदुत्व जिसको हम कहते हैं, कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदुत्व, ये इसका प्रमुख क्या है? कॉन्सेप्शन है। वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। इसके अलावा पार्टी जम्मू कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा मिला हुआ है उसके भी ये खिलाफ है। वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर विद इंडिया। ये जम्मू कश्मीर को टोटली टेरिटोरियल रूप से या पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के माध्यम से इंडिया में इसको इंक्लूड करना चाहती है। तो ये काम तो हो चुका है, जम्मू कश्मीर को हमारे इंडिया में इंक्लूड कर लिया गया है। और यही बीजेपी का जो मेन एजेंडा था, वो था यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्सन्स। इसके अलावा बीजेपी के और क्या मुद्दे हैं, बीजेपी के और क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर ये फोकस करना चाहती है? ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। ये देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के पक्ष में भी है। क्या बनाना है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अंडरलाइन कर दीजिए आप, ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री। कंट्री में रहने वाले सभी पीपल के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के पक्ष में है। जो सभी धर्म के लोग रहते हैं उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इसके अलावा
ए बैन और रिलीजियस कन्वर्सन। धर्म का जो कन्वर्सन होता है, धर्म जो बदले जाते हैं, जो रिलीजियस कन्वर्सन है, जो धर्मांतरण है, धर्मांतरण के ऊपर भी रोक लगाने के पक्ष में है ये पार्टी। धर्म जो बदले जाते हैं उसके भी खिलाफ है ये। इट्स सपोर्ट बेस इंक्रीज्ड सबस्टेंशियली इन द 1990s। 1990 के दशक में इसके समर्थन का आधार काफ़ी व्यापक हुआ, इसको काफ़ी सपोर्ट मिला 1990 के दशक में। अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ and west and to urban areas, the party expanded its support in the south east, the northeast and to rural areas. इसके अलावा अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ, पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी और जो अर्बन एरियाज थे वहाँ तक की ये पार्टी लिमिट में थी, लिमिटेड थी ये पार्टी प्रारंभ में जो देश के जो नॉर्थ एंड जो वेस्ट भाग थे, जो अर्बन एरियाज थे, वहाँ तक ये पार्टी सीमित थी। लेकिन द पार्टी एक्सपेंडेड इट्स सपोर्ट, लेकिन ये पार्टी 1998 में the party expanded its support in the southwest, the northwest and the rural areas. तो ये इस पार्टी ने जो है अपना एक्सपेंशन किया है, इसने अपना विस्तार कहाँ पर किया है? एक तो साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और रूरल एरियाज, यहाँ पर भी इसने अपना एक्सपेंशन कर लिया है। यहाँ पर भी इस पार्टी ने अपनी पेट बनाई है, अपना विस्तार किया है। Came to power in 1990 as the leader of the National Democratic Alliance, including several state and regional parties. इसके अलावा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से ये पार्टी 1998 में सत्ता में आई थी। किस रूप में आई थी? लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के रूप में, NDA के रूप में ये पार्टी सत्ता में आई थी। और इसके साथ में सेवरल स्टेट एंड रीजनल पार्टीज भी इसमें शामिल थी। लॉस्ट इलेक्शन इन 2004। इसके अलावा 2004 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें ये हार गई थी, ये पार्टी पराजित हुई थी। एंड इज द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। और अभी लोकसभा में ये ऑपोजिशन पार्टी के रूप में है। तो अभी की बात नहीं है ये 2004 की बात है। तो 2004 में जो है ये ओपोजिशन पार्टी के रूप में रही थी लोकसभा में। अभी तो ये पार्टी जो है हमारे सेंटर में है, ये पावर में है। तीसरी जो पार्टी है वो है बहुजन समाज पार्टी, BSP, बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी जो है फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम। क्वेश्चन आता रहता है, कांशीराम अभी नहीं है, डेथ हो चुकी है कांशीराम जी की। तो स्वर्गीय कांशीराम के नेतृत्व में 1984 में इस पार्टी का फॉर्म हुआ था। ये पार्टी जो बनी थी 1984 में बनी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम। कांशीराम के लीडरशिप में इस पार्टी का गठन 1984 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। तो बहुजन समाज पार्टी कब फॉर्म हुई थी, किसके लीडरशिप में हुई थी, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो इसका फाउंडेशन जो हुआ था 1984 में हुआ था, और किसके लीडरशिप में? कांशीराम। इम्पोर्टेंट है ये आपके, तो सभी इम्पोर्टेंट है वैसे। तो ये जो पार्टियां हैं, जो 6 नेशनल पार्टी है, इनकी फाउंडेशन कब हुई, किसने की, ये बातें आपके बोर्ड में पूछी जा सकती है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इनका मुख्य एजेंडा क्या है? 3 बातें। एक तो इनका फॉर्म कब हुआ, किसने किया, और इसका मुख्य एजेंडा क्या है। ये 3 बातें हैं, इनमें से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी जो फॉर्म हुई थी 1984 में हुई थी,
किसके लीडरशिप में? काशीराम। काशीराम ने इस पार्टी का गठन किया था। Seeks to represent and secure power for the Bahujan Samaj, which includes the Dalit, Adivasis, OBCs and religious minorities. बहुजन समाज जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां, धार्मिक अल्पसंख्यक ये इसमें शामिल है। बहुजन समाज में कौन शामिल है? बहुजन समाज में इंक्लूड्स है दलित, आदिवासी, ओबीसीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, ये इसमें इंक्लूड है। ओबीसीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज ड्राज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज एंड टीचिंग ऑफ शाहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहब अम्बेडकर। पार्टी एक तो साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं से ये प्रेरणा लेती है, इंस्पिरेशन लेती है। ड्राज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज एंड टीचिंग ऑफ साहू महाराज, एक तो साहू महाराज की जो टीचिंग है, आइडिया है, उनसे ये ड्रा इंस्पिरेशन, ये प्रेरणा लेती है। ये पार्टी जो है बीएसपी पार्टी किनसे इंस्पिरेशन लेती है? आइडियाज एंड टीचिंग ऑफ साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहब अम्बेडकर, इनसे ये प्रेरणा लेती है। तो आ सकता है क्वेश्चन आपको, बहुजन समाज पार्टी जो है वो किससे इंस्पिरेशन हुई है? तो आपको लिखना है ये जो है आइडिया एंड टीचिंग ऑफ साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहब अम्बेडकर, इनसे ये प्रेरित हुई है, प्रेरणा लेती है। स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सेक्यूरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित एंड ऑप्रेस्ड पीपल, दलितों और कमजोर वर्गों के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों के ऊपर इसने ध्यान दिया है। इट हैज इट्स main base in the state of Uttar Pradesh and substantial presence in neighboring states like Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttarakhand, Delhi, पंजाब। इस पार्टी का मुख्य आधार जो है उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा जो बेस मजबूत है, स्ट्रॉन्ग बेस, वो उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा जो दूसरे जो स्टेट है, नेबरिंग स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, यहाँ पर भी पार्टी पर्याप्त रूप से पावर में है। फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम्स बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज एट डिफरेंट टाइम्स। इसके अलावा अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अवसरों के ऊपर सपोर्ट लेकर इसने उत्तर प्रदेश में 3 बार सरकार बनाई है। डिफरेंट पार्टीज के साथ में सपोर्ट लेकर इसने उत्तर प्रदेश में 3 बार सरकार बनाई है। इन द लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन 2004 में जो इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के, इट पोल्ड अबाउट 5% वोट्स एंड सिक्योर 19 सीट्स इन द लोकसभा। 2004 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें इसको 5% वोट मिले थे और 19 सीटें इसको प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट जो हमारा जो नेशनल पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ये पढ़ लेते हैं हम। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई? फॉर्म्ड इन 1925, 1925 में इसका गठन हुआ था। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म,
सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में इसकी आस्था है, बिलीव्स है। अपोज्ड टू द फोर्सेज ऑफ सक्सेसिनिज्म एंड कम्युनियलिज्म। इसके अलावा ये किसकी विरोधी है? अपोज्ड टू द फोर्सेज ऑफ सक्सेसिनिज्म। एक तो अलगाववादी, जो अलगाववादी ताकतें हैं उनके ये अपोज में है, एंड कम्युनियलिज्म, सांप्रदायिक ताकतों की ये विरोधी है। एक तो अलगाववादी और एक संप्रदायवादी जो ताकतें हैं उसके अपोज में है। ये एक्सेप्ट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज ए मीन्स ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड द पुअर। इसके अलावा ये पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक उपकरण मानती है। किसको मानती है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक जो है उपकरण मानती है, प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड द पुअर। ये पार्टी संसदीय लोकतंत्र को एक उपकरण मानती है, मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक इंस्ट्रूमेंट मानती है। इसको मानती है, ये इसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मानती है। Became weak after the split in the party in 1964 that led to the formation of the CPIM। यानी 1964 की जो स्प्लिट हुई थी, 1964 की जो फूट जिसमें CPIM इससे अलग हो गया था, उसके बाद इसका सपोर्ट कम होता गया, इसका जनाधार जो था वो वीक होता गया। बिकम वीक आफ्टर द स्प्लिट इन द पार्टी इन 1964। 1964 में जो पार्टी का स्प्लिट हुआ था उसमें ये बिकम वीक हो गई, दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द CPIM। CPIM के गठन के बाद में इसका जनाधार कम पड़ा। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट्स ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, इसका जो अभी वर्तमान में केरल है, पश्चिम बंगाल है, इसके अलावा पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, यहाँ पर इसकी स्थिति ठीक है। इट्स सपोर्ट बेस एंड ग्रेजुअली डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स। इसका समर्थन धीरे धीरे जो है कम होता जा रहा है अब। इट secured about 1.4% votes and 10 seats in the 2004 लोकसभा इलेक्शंस। 2004 के लोकसभा इलेक्शंस में इसको 1.4% वोट मिले और 10 सीटें इसको प्राप्त हुई थी लोकसभा इलेक्शंस में। एडवोकेट्स द कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल लेफ्ट पार्टीज टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट। और मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों को ये साथ लाने की पक्षधर है। करंटली सपोर्ट्स यूपीए गवर्नमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड। और ये अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को आउटसाइड से जो है सपोर्ट कर रही है। बाहरी समर्थन जो है इसने दे रखा है। नेक्स्ट जो पार्टी है वो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, NCP। NCP formed in 1919 following a split in the Congress Party। कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 में ये पार्टी बनी थी। कांग्रेस पार्टी में जो स्प्लिट हुआ उसके परिणाम स्वरूप ये पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP ये 1919 में इसका फॉर्म हुआ था। एस्पोसेस डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म।
इस पार्टी की किस में आस्था है, ये भी बातें ध्यान रखनी है। ये पार्टी किस में जोर देती है? एज फॉर सेज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में आस्था रखती है एक तो, गांधीयन सेक्युलरिज्म और एक गांधीवादी धर्मनिरपेक्षता, इक्विलिटी, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म, इसके अलावा समता, सामाजिक न्याय और संघवाद में इसकी आस्था है। wants that high offices in governments be confined to natural born citizens of the country। ये पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए रिजर्व करना चाहती है। ये चाहती है कि भारत के जो भी हाई ऑफिसेज है उनमें भारतीय नागरिकों को बिठाया जाए, भारतीय नागरिकों को नौकरी दी जाए। जितने भी हाई ऑफिसेज है इन गवर्नमेंट्स बी कन्फाइंड टू नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के जो सिटीजन्स है जिनका नेचुरल बॉर्न हुआ है यहाँ पर, उनके लिए वो आरक्षित करना चाहती है हाई ऑफिसेज को। ए मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ये मेजर पार्टी है एंड हैज़ ए सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मेघालय, मणिपुर एंड आसाम। तो महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत होने के साथ ही साथ मेघालय, मणिपुर, असम में भी ये पावर में है। ए कोलिएशन पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद कांग्रेस। इसके अलावा कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार में ये भागीदार है। सिंस 2004 ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, 2004 में ये यूपीए में भी अलायंसेस के रूप में मेंबर थी। तो इस प्रकार हमने नेशनल पार्टीज़ के बारे में पढ़ा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM जिसको हम बोलते हैं, इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP। तो इन 6 राष्ट्रीय दलों के बारे में हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।